हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है एस्कर्स। एस्कर इज ए डिपोजिशनल फीचर क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। ठीक है, चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो बेसिकली मैं आपको एस्कर्स का एक डिटेल दे देता हूं कि एस्कर बेसिकली होते क्या है। ठीक है, होता क्या है, ये हमारा ग्लेशियर है। ग्लेशियर बन गया विंटर्स में ग्लेशियर बन गया, बर्फ जम गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, समर्स में ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। जब मेल्ट होगा तो ये पानी में कन्वर्ट होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, बीच में ये ग्लेशियर वैली है, इसमें ग्लेशियर बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि पानी जो मेल्ट हुआ है समर्स में बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ रेजिंग टेम्परेचर, तो वो सीधा उतर के यहां पे आके आ जाएगा। नहीं ना, वो मेल्ट होगा तो नीचे जाएगा पहले, नीचे फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। ये हाई एल्टीट्यूड है, पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, नीचे हिस्सा, वैली का ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा है, स्लोप है। ठीक है, लेकिन वो जाएगा कैसे? पहाड़ जो सरफेस था ग्राउंड, वो तो पूरा पैक्ड है, उसके ऊपर तो बर्फ जमी हुई है ना? तो जाएगा कैसे? तो पानी को पहले तो इकट्ठा होना पड़ता है। इकट्ठा होने के बाद फिर उसे धीरे 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 अपने लिए एक जगह बनानी पड़ती है। बर्फ काट के, बर्फ पिघलती रहती है, सॉफ्ट होती रहती है, तो वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। पानी भी तो प्रेशर डालता है, और स्लोप है, काम कर रहा है अपना, ग्रेविटी काम कर ही रही है ना? तो क्या होगा, फिर पानी धीरे धीरे बर्फ के अंदर अपनी जगह बनाएगा, एक और टनल टाइप, एक नाली टाइप बना लेता है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर ये हमारी वैली है, ये यहां तक ग्लेशियर है, तो ये इतना यहां पे ये जगह बना लेगा, इसमें पानी बह रहा है, स्ट्रीम की तरह बह रहा है। ये वैली नहीं काटेगा, ग्राउंड को नहीं काटेगा, कट करेगा, ये इसको बनाएगा। जब ये पानी फ्लो करता है तो तब कुछ डिपोजिशन जो ये अपने साथ कंकड़ मिट्टी पत्थर जो लेकर चलता है, वो रास्ते में डिपोजिट करता हुआ चलता है। ठीक है, और वो डिपोजिशन जो है उसको हम एस्कर कहते हैं। वो जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो इस तरीके से एक रिज लाइक स्ट्रक्चर हमें ग्लेशियर के बीचों बीच मिलता है, देखने को मिलता है। इस तरीके से इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम हाइट होती है। ग्लेशियल टिल्स जो होते हैं, जो मोरेन्स होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, इनकी इतनी ज्यादा नहीं होती, इनकी हाइट कम होती है। लेकिन ये इस वे में मिलते हैं, मेंडरिंग करते हुए मिलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको एस्कर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी और डिटेल में पढ़ाता हूं। ठीक है, क्या बोल रही है एनसीईआरटी? व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट इन दिस समर, जब गर्मी होती है और ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, द वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ आइस। पानी जो सरफेस ऑफ आइस, या तो आइस के सरफेस पे फ्लो करेगा और सीप्स डाउन अलोंग द मार्जिन, या साइड से नीचे चला जाएगा। ऊपर की बर्फ पिघलेगी, या तो वो पानी ग्लेशियर के ऊपर ही रह जाएगा और नीचे चला जाएगा, या क्या होगा, फिर मार्जिन में से नीचे सीप डाउन, वो नीचे पहुंच जाएगा। नीचे पहुंचने के बाद और इवन मूव थ्रू होल्स इन द आइस, और बर्फ के बीच में जो थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है, आइस पोरस तो होती है, वहां से बह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज वाटर्स एक्यूमुलेट, और ये वाटर क्या होंगे? वाटर क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा बीनीथ द ग्लेशियर। ग्लेशियर के नीचे सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अभी उसे जगह नहीं है नीचे जाने की। ऊपर से तो नीचे चला गया, ऊपर जो पानी पिघला वो नीचे तो चला गया, साइड से चला गया, या कहां से चला गया? जो बर्फ में जो पोरस है, बर्फ में जो आइस क्रिस्टल्स में जो गैप है, उसकी वजह से नीचे चला गया। ठीक है, या सरफेस से भी नीचे चला गया। लेकिन अब क्या हुआ, नीचे जाने के बाद एक जगह एक्यूमुलेट हो गया बीनीथ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के नीचे, एंड फ्लो लाइक स्ट्रीम्स, और अब वो नदी के एक स्ट्रीम की तरह बहेगा नीचे, इन ए चैनल बीनीथ द आइस। आइस के नीचे जो ग्लेशियर है हमारा, उसके नीचे चैनल की तरह बहने लगेगा। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? सच स्ट्रीम्स फ्लो ओवर द ग्राउंड, ऐसे स्ट्रीम्स ग्राउंड के ऊपर फ्लो करते हैं, ग्राउंड के ऊपर, ग्लेशियर के नीचे। समझ गए? ग्राउंड और ग्लेशियर के बीच नीचे में वो एक जगह बना लेते हैं, उसमें फ्लो करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो जगह बर्फ काट के बनाते हैं, बर्फ काट के बनाई जाती है। वो जगह जमीन को काट के, ग्राउंड को काट के नहीं बनाई जाती। लिखा हुआ इसमें, नॉट इन ए वैली कट इन द ग्राउंड। वो वैली नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम है। उसकी स्पीड कम होने की वजह से ही वो वैली कट करने की बजाय उल्टा डिपोजिशन कर रही है। उसकी स्लोप, जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप तो है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा, उसको रास्ता बहुत धीरे कम मिल रहा है चलने का। तो इसलिए क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी तो डिपोजिशन ज्यादा होगा, इरोजन नहीं होगा। तो वो ग्राउंड को कट करने की बजाय ऊपर से उस पर डिपोजिशन कर रही है।
ठीक है, हमने नदी के बारे में पढ़ा था, नदी की स्पीड जब कम हो जाती है तो वो इरोजन कम करती है, डिपोजिशन ज्यादा करती है। वो यहाँ पे हो रहा है। नॉट इन ए वैली कट इन द ग्राउंड, वैली में नहीं है चलती वो, विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक। और क्या होगा, सच स्ट्रीम्स फ्लो ओवर द ग्राउंड विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक। मतलब ग्राउंड ये है, ये बर्फ है, पूरी बर्फ के ऊपर ये स्ट्रीम ने अपना रास्ता बनाया, इसमें पानी बह रही है, और जब इसमें पानी बहेगा तो इसका किनारा तो ये है ना, ये तो बर्फ का बना हुआ है, विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक, और इसका जो किनारा बनता है वो आइस से बना हुआ है। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात और बोल रहे हैं भाई साहब, वो भी देख लेते हैं। वेरी कोर्स मटेरियल्स लाइक बाउल्डर्स एंड ब्लॉक्स अलोंग विद सम माइनर फ्रैक्शंस ऑफ रॉक डेब्रिस कैरिड इनटू दिस स्ट्रीम। क्या कह रहा है, जब स्ट्रीम फ्लो करती है ग्राउंड और आइस के बीच में जगह बना लेती है वो, तो उसमें क्या होता है, बाउल्डर्स एंड ब्लॉक्स होते हैं, बड़े मटेरियल भी होते हैं, और फाइन मटेरियल सम माइनर फ्रैक्शंस, कुछ छोटे पत्थर भी होते हैं, बड़े पत्थर भी होते हैं बाउल्डर्स एंड ब्लॉक्स, और छोटे पत्थर भी होते हैं, रॉक के पत्थरों के टुकड़े होते हैं। ठीक है, कैरिड इनटू स्ट्रीम, इस स्ट्रीम में कैरिड हो जाते हैं। वो स्ट्रीम जब जाएगा ऑब्वियसली बहेगा तो लेके जाएगा अपने साथ, धक्का मुक्की तो करेगा पत्थरों के साथ, है ना, तो वो क्या करता है फिर वो सेटल भी होने लगता है, स्पीड कम है क्योंकि। इन दी वैली ऑफ आइस, उसी आइस की वैली में, जो बर्फ की जो वैली बनी हुई है उसी में सेटल होने लगता है, बीनीथ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के नीचे। आफ्टर द आइस मेल्ट्स कैन बी फाउंड एज साइनस रिज एस्कर्स, और जब बर्फ पूरा ग्लेशियर पिघल जाता है तो वो हमें देखने को मिलता है, एक साइनस रिज होती है, साइनस रिज लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, उसको हम एस्कर्स बोलते हैं। ये एक डिपोजिशनल फीचर है। इस तरीके से बहुत पतली सी दीवार बनी होती है, मिएंडरिंग पाथ होता है इसका, साइनस रिज होती है जिसको हम एस्कर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे एक वर्ड आया हमारा साइनस रिज। ठीक है, इस वर्ड को एक बार हम देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि साइनस रिज क्या होती है। इज अ थिन एंड मिएंडरिंग फॉर्मेशन, थिन फॉर्मेशन है साइनस रिज जो है, एक मिएंडरिंग इस वे में फॉर्मेशन है, पतली है, थिन है, मोरेन्स की तरह बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, बड़ा फॉर्मेशन नहीं है, पतली सी और छोटी ही है, इसकी हाइट भी कम होती है। दैट गिव्स अपीयरेंस ऑफ स्ट्रीम चैनल, ये देखने में तो स्ट्रीम चैनल के जैसे लगती है कि किसी नदी का रास्ता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम चैनल एंड साइनस रिज, बता रहे हैं अभी, बट स्टे रेज अबव द सरफेस रेदर देन इनसाइड टू इट। जो स्ट्रीम चैनल होता है वो क्या होता है, वो ग्राउंड को कट करके बनता है। जब पानी बहेगा तो ग्राउंड को अपने नीचे का सरफेस उसको कट करेगा, और इस मिएंडर करते हुए निकलेगा। इसको मिएंडर करना बोलते हैं ना, ऐसे चलना, इस तरीके के पाथ को मिएंडर करना बोलते हैं। तो वो इस तरीके से वैली बनाएगा अपनी, जिसमें कि वो बहेगा इंसाइज करके। जबकि जो साइनस रिज है वो कट नहीं करती ग्राउंड को, बल्कि ग्राउंड के ऊपर डिपोजिशन करता है मिएंडरिंग वे में। समझ आ गया, साइनस पाथ याद रहेगा, डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्ट्रीम चैनल है वो इरोजन से बनता है, ग्राउंड को कट करके, ये डिपोजिशन के बनता है, ग्राउंड के ऊपर रिज लाइक स्ट्रक्चर उभार बन जाता है साइन मिएंडरिंग वे में। मिएंडरिंग फॉर्मेशन है एक, बहुत ही थिन होती है, यही बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एस्कर से रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी है, एक दो टर्म्स जो समझाने की थी वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना, फिर से बता दूंगा, बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।